सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से नया साल आने वाला है, तो नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं और आशा करता हूं कि आप सभी का जो नया साल है वो अच्छा रहे। आप इस साल अपनी कामयाबी की हर एक ऊंचाई को छुएं। तो जो अपना DRDO का पेपर है, DRDO का पेपर है जो 6 जनवरी टू 11 जनवरी के बीच होना है। अगर आप DRDO की तैयारी कर रहे हैं तो देखें भी आपका DRDO का एग्जाम 6 जनवरी से 11 जनवरी के बीच होना है। तो आज मैं आपको महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न करवाऊंगा जो आपको DRDO में लगभग देखने को मिलेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा और 6 तारीख तक कंटिन्यू आपकी क्लासें आएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं भी आपको जो प्रश्न है वो कैसे लगे। और अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज का जो अपना पहला क्वेश्चन है वो है कि त्वचा सहित मनुष्यों का आंतरिक प्रतिरोध लगभग सीमा में होता है। यानी त्वचा सहित का मतलब भी जीवित मनुष्य का जो प्रतिरोध होता है वो कितना होना चाहिए या कितना होता है। ए ऑप्शन दे रखा है 50 ओम से 300 ओम, बी ऑप्शन है 500 ओम से 3000 ओम, 5000 ओम से 15000 ओम और 5 ओम से 30 ओम। तो इसका अपना सही उत्तर है वो क्या आएगा भी बी आएगा। यानी अपना त्वचा सहित मनुष्य का आंतरिक प्रतिरोध, सिर्फ आंतरिक प्रतिरोध का मान पूछा है यहाँ पे, मनुष्य का प्रतिरोध नहीं पूछा भी। मनुष्य का प्रतिरोध कितना होता है, आंतरिक प्रतिरोध का मान पूछा है। तो आंतरिक प्रतिरोध का मान कितना होगा भी 500 ओम से 3000 ओम होगा। अगर मनुष्य की बात करें तो मनुष्य का जो प्रतिरोध होता है वो कितना होता है 10,000 ओम होता है। कितना होता है भी 10,000 ओम होता है। यानी जीवित मनुष्य का प्रतिरोध कितना होता है 10,000 ओम होता है। और मृत शरीर का प्रतिरोध, अगर मनुष्य जब मृत होता है यानी मर जाता है तो उस टाइम मृत शरीर का प्रतिरोध कितना होगा 10,000 ओम से 1,00,000 ओम तक हो जाता है भी। ठीक है भी। अगर मनुष्य का आंतरिक प्रतिरोध पूछे आपसे तो कितना होगा 500 ओम से 3000 ओम होगा। अगर मनुष्य का प्रतिरोध पूछे आपसे तो कितना होगा 10,000 ओम होगा। अगर मृत मनुष्य का प्रतिरोध आपसे पूछे तो कितना होगा 10,000 ओम से 1,00,000 ओम होगा। नेक्स्ट, चेतावनी चिन्ह किस पृष्ठभूमि के रंग की होती है। यानी जो अपने चिन्ह होते हैं, चिन्ह 4 प्रकार के होते हैं। जो चिन्ह होते हैं उसमें जो चेतावनी, जो अपने को चेतावनी देते हैं वह चिन्ह, जिस चिन्ह का पृष्ठभूमि का रंग यानी चेतावनी चिन्ह क्या होते हैं त्रिभुजाकार होते हैं। चेतावनी चिन्ह क्या होते हैं भी त्रिभुजाकार होते हैं। यानी ये जो पृष्ठभूमि है इस पृष्ठभूमि का रंग क्या होता है भी कौन सा होता है भी पीला होता है। कौन सा होता है पीला। तो इसमें क्या आ जाएगा पीला आ जाएगा। अगर बात करें चिन्ह की तो इनमें क्या है भी इस प्रकार से चिन्ह दर्शाए जाते हैं। यानी जो भी चिन्ह दर्शाए जाते हैं चेतावनी, यानी अपने को चेतावनी देते हैं कि यह कार्य अपने को नहीं करना चाहिए, इसके बारे में अपने को क्या देते हैं चेतावनी देते हैं। तो जो अपने चेतावनी चिन्ह होते हैं वो त्रिभुजाकार के होते हैं। पीले रंग की पृष्ठभूमि पर काले रंग के अक्षर या काले रंग के चिन्ह दर्शाए जाते हैं और हमें क्या दर्शाता है चेतावनी देता है भी आगे इस प्रकार का कोई भी वस्तु है, यहाँ आग न जलाएं, यहाँ दोष है या यहाँ पर 11,000 की वोल्टेज आ रही है। यानी अपने को क्या देते हैं चेतावनी देते हैं। तो जो अपना चेतावनी चिन्ह है जिसकी पृष्ठभूमि का रंग कौन सा हो गया पीला हो गया। चेतावनी जो चिन्ह होते हैं वो क्या त्रिभुजाकार आकृति के अंदर होते हैं और इसके अंदर काले रंग के अक्षर से क्या है भी इनको बनाया जाता है या दिखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि खालिस्तान की धारा मानव शरीर से होकर प्रवाहित होती है तो इसका प्रभाव श्वसन समस्या के रूप में दिखाई पड़ता है।
यानी क्या पूछा है कि यदि कोई विद्युत धारा यानी कितने मान की विद्युत धारा अगर अपने मानव शरीर के आर पार गुजर जाए तो अपनी जो श्वास क्रिया है उस पर क्या प्रभाव दिखाई पड़ता है या श्वास क्रिया रुक जाती है। तो इसमें क्या आएगा अभी, ए 20 एम्पियर मिली एम्पियर से 30 मिली एम्पियर, 5 मिली एम्पियर से 10 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर से 2 मिली एम्पियर और 10 मिली एम्पियर से 15 मिली एम्पियर। यानी अपने शरीर के अंदर यदि 20 मिली एम्पियर से 30 मिली एम्पियर के बीच अगर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो अपनी जो श्वास क्रिया है वह क्या है, रुक जाती है और आदमी की मृत्यु हो जाती है। यहाँ पे क्या है, मिली, मिली का मतलब क्या होता है भी 10 की पावर -3, यानी मिली का मान क्या होता है 10 की पावर -3, यानी 20 × 10 की पावर -3। ठीक है अभी अगर इसका कैलकुलेशन करते हैं तो 20 भाग 1000, 0 से 0 2 0, यानी अगर हमारे शरीर में से 0.2 एम्पियर विद्युत धारा अगर प्रवाहित हो जाती है ना तो हमारे मनुष्य का जो श्वास क्रिया है वह क्या है, रुक जाती है। तो नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन सा आग का कारण नहीं है। यानी अपने पास 4 ऑप्शन है, गलत फ्यूज रेटिंग, बी डीले कनेक्शन, सी लाइन व न्यूट्रल के बीच क्षतिग्रस्त इंसुलेशन और डी 3 फेज मोटर में से रिवर्स कनेक्शन। प्रश्न क्या पूछा है कि निम्न में से कौन सा आग का कारण नहीं है। नहीं का मतलब जो 4 ऑप्शन दिए है 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जो आग नहीं लग सकती। गलत फ्यूज रेटिंग, यानी अगर अपने पास फ्यूज 5 एम्पियर का है, विद्युत धारा 6 एम्पियर आ रही है तो इस ऑप्शन से तो क्या है, आग लग सकती है। बी डिले कनेक्शन, अगर अपने कनेक्शन डिले है स्पार्किंग होगी, जैसे विद्युत धारा प्रवाहित होगी स्पार्किंग होगी, स्पार्किंग होने से क्या है अपने आग लगने का चांस बनता है, तो ये भी नहीं है। सी लाइन व न्यूट्रल के बीच क्षतिग्रस्त इंसुलेशन, लाइन मतलब फेज तार, लाइन का मतलब क्या है यहाँ पे फेज और न्यूट्रल के बीच अगर अपना इंसुलेटर है जो क्षतिग्रस्त है या तो टूटा हुआ है या दोनों के बीच में बहुत ही कम गैप है, क्योंकि जो अपना चालक होता है विद्युत धारा होती है उसका सबसे अच्छा इंसुलेटर कौन सा होती है, शुष्क हवा होती है, तो ये भी क्या है गलत है। 3 फेज मोटर के रिवर्स कनेक्शन, यानी 3 फेज मोटर के रिवर्स कनेक्शन अगर अपन ने कर दिए तो इससे क्या होगा, अपनी मोटर क्या है एंटी क्लॉकवाइज से क्लॉकवाइज की दिशा में रोटेट होनी शुरू हो जाएगी या रोटेट क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज दिशा में रोटेट होना शुरू हो जाएगी। तो ये ऑप्शन क्या है, आग लगने का कारण नहीं है। तो इसमें क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, 3 फेज मोटर के रिवर्स कनेक्शन, क्योंकि अगर मोटर के कनेक्शन अपने रिवर्स कर दिए, रिवर्स या फॉरवर्ड दो होते हैं, या तो रिवर्स होते हैं या फॉरवर्ड होते हैं, दोनों में क्या है अगर कनेक्शन अपने चेंज कर दिए ना तो सिर्फ इतना फर्क पड़ेगा कि अपनी मोटर क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज से क्लॉकवाइज घूमना शुरू कर देगी। नेक्स्ट, विद्युत में लगी आग को किस प्रकार का अग्निशामक काम में लिया जाता है। ठीक है अभी विद्युत में अगर स्पार्किंग के कारण अगर आग लग जाती है तो किस प्रकार का जो अपना अग्निशामक यंत्र होता है, जो आग बुझाने वाला यंत्र होता है, वो किस प्रकार का यंत्र है काम में लिया जाता है। ए सोडा एसिड पानी वाले, बी फोम वाले, सी हेलोन या सीटीसी वाले और डी पाउडर वाले। तो किस प्रकार का जो अपना अग्निशामक यंत्र वो काम में लिया जाता है भी सी प्रकार का, यानी होलोन या सीटीसी वाले। होलोन गैस क्या होती है, ऑक्सीजन की सप्लाई को ऑफ कर देती है, विद्युत की आग का अचालक होती है, यानी ओलोन क्या है भी, ओलोन आग को कौन सा अग्निशामक यंत्र काम में लिया जाता है भी सी, कौन सा होलोन या सीटीसी वाले। सीटीसी मतलब कार्बन टेट्रा क्लोराइड, यानी इस अग्निशामक में क्या होता है सीटीसी कार्बन टेट्रा क्लोराइड क्या होता है भी सिलेंडर के अंदर चूर्ण के रूप में भरा जाता है, क्योंकि
जैसे ही आग लगती है, आग पर आग की ऑक्सीजन की सप्लाई को अगर अपन काट देते हैं तो अपनी आग क्या है, बुझ जाती है। तो CTC क्या होता है, आग को बुझाने में कामयाब होता है, क्योंकि जो अपना ये सोडा एसिड पानी वाले होते हैं, पानी क्या होता है, विद्युत का चालक होता है। तो इस यंत्र से तो अपन नहीं बुझा सकते। बी फोम वाले से भी नहीं बुझा सकते, क्योंकि फोम वाले क्या है, जो अपना वर्ग बी की जो आग होती है, तेल पेट्रोल पदार्थों से जो आग लगी होती है, वो फोम वाले अग्निशामक यंत्र से बुझाते हैं, और पाउडर वाले यंत्र से भी नहीं बुझा सकते। तो अपना सही ऑप्शन क्या होगा भी, सी होलोन या CTC वाले। नेक्स्ट, मानव शरीर पर बिजली के झटके का प्रभाव निम्नलिखित पर निर्भर करता है। यानी बिजली का जो झटका है वो मानव पर जो नीचे कारक है, किन कारकों पर निर्भर करता है भी। अपने शरीर में जो विद्युत झटका होता है वो किन कारकों पर निर्भर करता है। ए लाइन वोल्टेज, बी लाइन धारा, सी लाइन धारा और वोल्टेज, डी उपयुक्त सभी। तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा होगा भी, ए होगा। जो अपनी लाइन वोल्टेज है वह निर्भर करती है कि अपने मानव शरीर पर विद्युत का झटका कितना लगता है, क्योंकि जो अपना शरीर का प्रतिरोध होता है उस पर निर्भर करता है। ठीक है भी प्रतिरोध के हिसाब से अगर अपने शरीर में 90 वोल्टेज का अगर अपने कोई लाइन है उसको छुआ है, यानी 90 वोल्टेज तक क्या है, अपने को विद्युत झटके का महसूस नहीं होगा। और जैसे जैसे वोल्टेज का मान बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्या है, विद्युत झटका ज़्यादा लगेगा। लाइन धारा पर भी नहीं होता है, और लाइन धारा और वोल्टेज दोनों पर भी नहीं होता है। लाइन वोल्टेज निर्भर करती है, वोल्टेज का मान निर्भर करता है भी कितनी वोल्टेज हमारे शरीर के आर पार गुजर रही है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा भी, ए हो जाएगा, लाइन वोल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, टी स्क्वायर का प्रयोग खालिस्तान कोण की सटीकता को नापने के लिए किया जाता है भी। टी स्क्वायर आपने देखा होगा सभी ने, टी स्क्वायर क्या होता है। अगर नहीं देखा है तो अपनी क्या है, वीडियो डाली हुई है, जो अपने टूल किट की वीडियो डाली हुई है, उसमें बताया हुआ है भी टी स्क्वायर क्या होता है। टी स्क्वायर क्या होता है, अपनी भाषा में अगर देखें ना तो टी स्क्वायर क्या होता है, गुनिया होता है, गुनिया, जिसको अपनी भाषा में गुनिया बोला जाता है। टी स्क्वायर का प्रयोग कोण की सटीकता, यानी किस कोण की सटीकता को नापने के लिए किया जाता है। ए 60 डिग्री, बी 30 डिग्री, सी 45 डिग्री और डी 90 डिग्री। तो गुणिया किसकी सटीकता नापता है भी, 90 डिग्री कोण की सटीकता को नापता है। जैसे ये कोण है, 90 डिग्री का कोण को नापने के लिए किस टूल किट का प्रयोग किया जाता है, टी स्क्वायर। अपनी भाषा में इसको क्या बोला जाता है, गुनिया बोला जाता है। नेक्स्ट, लोहे की चादर को सीधा करने के लिए निम्न की टूल का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है भाई, लोहे की चादर को सीधा करने के लिए निम्नलिखित में से किस टूल का प्रयोग नहीं किया जाता है। हैमर, सपाट फाइल, प्लायर या सभी। यानी लोहे की चादर को सीधा करने के लिए किस टूल किट का प्रयोग किया जाता है भी, हैमर, सपाट फाइल, प्लायर और सभी। तो इसमें क्या आ जाएगा, किसी भी का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि लोहे की जो चादर होती है उसको सीधा करने के लिए क्या होता है, एक लकड़ी का बना मेलेट काम में लिया जाता है। लोहे की चादर को सीधा करने के लिए किस टूल किट का प्रयोग किया जाता है भी, मेलेट का प्रयोग किया जाता है। अगर हैमर से सीधा करेंगे तो चादर पे क्या है, कुछ निशान वगैरह आ जाएंगे, इसलिए लोहे की चादर को सीधा करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, मेलेट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, ओम का नियम निम्न में से किस पर लागू होता है। केवल एसी व एसी पर, केवल डीसी पर, सी एसी व डीसी दोनों पर, डी गैर रेखीय परिपथ पर। तो ओम का नियम, अगर ओम का नियम आपका नहीं पढ़ा हुआ है तो मेरा पहले की वीडियो में क्या है, ओम का नियम पढ़ाया हुआ है, वहाँ पे जाकर आप ओम का नियम पढ़ सकते हैं। ओम का नियम क्या होता है भी, एसी और डीसी दोनों प्रकार की विद्युत, यानी अल्टरनेटिंग प्रकार की विद्युत और डायरेक्ट प्रकार की विद्युत, यानी एसी और डीसी दोनों पर लागू
होता है एसी और डीसी दोनों पर, यानी केवल एसी केवल डीसी दोनों में नहीं होता है। क्या होता है भी, एसी और डीसी दोनों प्रकार के परिपथों पर क्या होता है, ओम का नियम में लागू होता है। नेक्स्ट, वैद्युतिक आवेश की एसआई इकाई मात्रक के क्या है, यानी वैद्युतिक आवेश, वैद्युतिक आवेश का जो मात्रक है या जो इकाई है वो क्या होता है भी, ए कूलम, बी एम्पियर, सी वोल्ट और डी वाट। तो वैद्युतिक आवेश की जो एसआई इकाई होती है वो क्या होती है भी, कूलम होती है। तो अपना सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। एम्पियर, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या होती है, एम्पियर होती है। वोल्ट, वोल्टेज की जो एसआई इकाई या मात्रक होता है वो क्या होता है, वोल्ट होता है, यानी वोल्टेज की एसआई इकाई क्या होती है, वोल्ट होती है। और वाट, शक्ति, शक्ति की जो एसआई इकाई होती है वो क्या होती है भी, वाट होती है। तो आवेश की एसआई इकाई क्या हो जाएगी भी, कूलम हो जाएगी। नेक्स्ट, जब 2 एम्पियर विद्युत धारा, जब 2 एम्पियर विद्युत धारा 1-2 ओम के प्रतिरोध के फिलामेंट में से गुजरती है तब खालिस्तान मात्रा की ऊष्मा उत्पन्न होगी। यानी अपने को क्या दिया हुआ है, जब 2 एम्पियर विद्युत धारा यानी आई का मान कितना दिया हुआ है, 2 एम्पियर दिया हुआ है, और 1-2 ओम के प्रतिरोध से, यानी प्रतिरोध आर का मान क्या दिया हुआ है, 2 ओम दिया हुआ है, और फिलामेंट में से गुजरती है तब खालिस्तान मात्रा की ऊष्मा, ऊष्मा का मतलब क्या होगा, यहाँ पे अपने को क्या पूछा है, शक्ति का मान यानी पी, पावर का मान पूछा है। तो पूछा क्या है, पी, यानी डब्ल्यू का मान है, वाट पूछा है, यानी पी शक्ति का मान है पूछा है। तो देखो अभी पीछे मैंने वैद्युतिक आवेश करवाया था, उसमें क्या है, मैंने ये सूत्र वगैरह सब करवाए थे। अगर आपने नहीं देखा है तो देख सकते हो, ये उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो P ज्ञात करने के लिए अपने को क्या है, R दिया हुआ है, I क्या होता है, P ज्ञात करने का एक सूत्र रहता है, P बराबर V इंटू आई होता है। P बराबर क्या होता है, V इंटू आई होता है। लेकिन अपने को दिया हुआ क्या है, I और R दिया हुआ है। इस सूत्र से अपने एक सूत्र और बना सकते हैं, P बराबर V स्क्वायर बटे R, P बराबर V स्क्वायर बटे R, और P बराबर क्या होता है, P बराबर I स्क्वायर इंटू V। अब देखो P भी आ गया, I भी आ गया और R भी आ गया। अगर R को इधर लेके जाएंगे तो क्या होगा, R बराबर क्या हो जाएगा, I स्क्वायर बटे P हो जाएगा। I स्क्वायर का I का मान कितना दिया हुआ है, 2 की स्क्वायर, और R का मान कितना दिया हुआ है, 2। तो 2 2 4 बटे 2 यानी 2, कितना आ जाएगा, 2 वाट। कितना आ जाएगा, 2 वाट। अगर पूरी कार्य प्रणाली देखनी है तो मैंने पीछे एक वीडियो डाला था पावर यानी शक्ति का, उसमें जाकर आप ये पूरा सूत्र देख सकते हो। नेक्स्ट, एक 100 वाट 200 वोल्ट लैंप का प्रतिरोध 100 वाट, P का मान कितना है, फिर P का मान 100 वाट, 200 वोल्ट यानी V का मान क्या है, 200 वोल्ट है। V का मान कितना है, 200 वोल्ट है। तो प्रतिरोध R का मान पूछा है, तो वही P बराबर V स्क्वायर बटे R, P बराबर V स्क्वायर बटे R। तो ये सूत्र अगर इसको चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, R बराबर V स्क्वायर बटे P आ जाएगा, V स्क्वायर बटे P आ जाएगा। तो V का मान कितना दिया है, 200 की स्क्वायर या 200 गुणा 200 बटे P का मान कितना दिया है, 100 वाट, 100 400, ऑप्शन क्या है अपना 400। कितना आ जाएगा, 2 2 4, 400 ओम आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 400 ओम आ जाएगा। ठीक है भाई। अगला BOT यूनिट को भी कहा जाता है, यानी BOT यूनिट का दूसरा नाम क्या है, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। BOT को क्या होता है भी, बोर्ड ऑफ
ट्रेड यूनिट यानी वैद्युतिक ऊर्जा केंद्र यानी वैद्युतिक शक्ति केंद्र। जूल क्या है, बड़ी इकाई नहीं है। जूल से बड़ी इकाई क्या होती है, BOT, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। तो इसका दूसरा नाम क्या है, WH, वाट घंटा नहीं है। KWH, किलोवाट हॉर्स, सही है, किलोवाट हॉर्स। वाट ये भी नहीं, ये छोटी इकाई है। KV, किलो वोल्ट, ये भी क्या है, छोटी इकाई है। यानी BOT यूनिट को क्या कहा जाता है, दूसरा नाम क्या है, KWH। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस लेकर मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा। तो तब तक के लिए